हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। इन दिनों हम जो इंडियन हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, उसी कड़ी में आज हम मध्यकालीन भारत से मंगोलों के आक्रमण को लेकर के आए हैं। जीपीएससी के सिलेबस में यहाँ से क्वेश्चन बनता है और अभी तक मंगोलों का आक्रमण और दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की जो रणनीति रही है, इस संदर्भ में कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। इसलिए इस बार हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप निश्चित तौर पर अटेम्प्ट कीजिए, ये हाईली स्कोरिंग होगा और इतिहास में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको निश्चित तौर पर अटेम्प्ट करना चाहिए। एक छोटा सा मैप भी हम आपके लिए बना रखे हैं पहले से, ताकि आपको समझाना आसान हो और आप इस मैप को एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो यूज भी कर सकते हैं। तो इस मैप को देखें, हम लोग ये पा रहे हैं कि भारत का अगर जो पश्चिमोत्तर सीमा है, नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, वो सेंट्रल एशिया से मध्य एशिया से संपर्क रखता है, मध्य एशिया के साथ जुड़ता है। ऐसी स्थिति में जब भारत का नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट है वो सेंट्रल एशिया से मिलता है, तो सेंट्रल एशिया से आक्रमणकारियों के लिए एक सरल और सहज रास्ता मिल जाता है, उनके लिए एक सुलभ रास्ता उपलब्ध हो जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास में अगर हम लोग जाएं तो हम लोग पाते हैं कि मौर्योत्तर काल में कई सारे आक्रमण हुए थे, हिंद यूनानी का, शक का, पर्थियन का, कुषाण का, और फिर बाद के काल में, गुप्त काल में हुनों का आक्रमण भी इसी एरिया से हुआ। इसका मतलब कि पश्चिमोत्तर का ये जो क्षेत्र था, ये बाहरी आक्रमणकारियों के लिए बड़ा ही सरल था, बड़ा ही सुलभ था, और इसीलिए भारत के लगभग प्रायः वैसे सभी शासकों के लिए जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य पर स्थापना किया, इस एरिया पर उन लोगों ने अगर शासन किया तो नॉर्थ वेस्ट जो बॉर्डर है उसकी सुरक्षा उनके प्रशासनिक नीति का एक हिस्सा रहा है। लेकिन भारत की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि सेंट्रल एशिया से होने वाले आक्रमणों को तब तक नहीं रोका जा सकता था या रोका जा सकता है जब तक कि काबुल के इस एरिया में, देखिए यहाँ ये आप हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ठीक है, जब तक कि काबुल पर, गजनी पर और कांधार पर नियंत्रण न रखा जाए। इसलिए शासकों ने इन क्षेत्रों पर नियंत्रण की, इसको मजबूती प्रदान करने की नीति बनाई। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, लैटर हाफ में, मध्य एशिया में एक लड़ाकू जाति का उदय होता है और उसका नेता है चंगेज खां। ये जो मंगोल थे जिनका कि उदय हुआ 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य एशिया में, इन लोगों ने अपना एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। दरअसल ये खानाबदोश टाइप की जनजाति थी, आपस में लड़ना इनकी दिनचर्या थी और ये असंगठित तौर पर बिखरे हुए थे। मूल रूप से जो मंगोल थे ये चीन के उत्तर में गोबी के जो मरुस्थल थे, वहां जो घास का मैदान था वहां के निवासी थे, और मंगोलों ने जो गोबी के मरुस्थल में घास के मैदान के निवासी थे, इन लोगों ने मध्य एशिया की, ये वाला एरिया जो है आपका, ठीक है, इस एरिया की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाया और चंगेज खां के नेतृत्व में इन लोगों ने मध्य एशिया के एक विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। मतलब कि यूराल पर्वत से लेकर के गोबी के मरुस्थल तक का क्षेत्र उनके कब्जे में आ चुका था। ये सारा काम मंगोल नेता चंगेज खां के नेतृत्व में हुआ था, जिसने कि 1206 में मंगोलों को एकजुट किया, जो बिखरे हुए थे, जो आपस में लड़ते रहते थे, और फिर उनके बदौलत एक साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया को शुरू की और मध्य एशिया के इस राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठा करके एक विशाल क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, इसी क्रम में ये लोग ट्रांस ऑक्सियाना पहुंचे। ये देखिए एरिया कहां पर दिख रहा है, अफगानिस्तान के नॉर्थ में और ईरान के नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा है। अफगानिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में और ईरान के नॉर्थ ईस्ट में ट्रांस ऑक्सियाना नामक एक जगह है। यहां पर 1219 में
मंगोलों ने अपना अधिकार कर लिया। ये मंगोलों का एक असंगठित सा गिरोह था। इसी गिरोह ने बाद के काल में भारत पर आक्रमण करने का काम किया। ये एक असंगठित मंगोलों का गिरोह था, इस बात को ध्यान रखिए। अगर ये पूरी ताकत के साथ आते, संगठित तौर पर आते, तो भारत को कितना नुकसान पहुंचा सकते थे, इस बात की संभावना देखी जा सकती है, समझी जा सकती है। खैर, तो चंगेज खां के नेतृत्व में ये संगठित हुए। 1219 में ट्रांस ऑक्सियाना पर इन लोगों ने कब्जा किया और ट्रांस ऑक्सियाना के कब्जा के बाद इनका कब्जा कांधार पर हो गया, इनका कब्जा गजनी पर हुआ, इनका कब्जा काबुल पर हुआ और साथ ही साथ यहां बोलन घाटी या बोलन दर्रा, ये सब मंगोलों के नियंत्रण का क्षेत्र था। ठीक है, ये जो बोलन घाटी ये बलूचिस्तान में है, ये पाकिस्तान वाला एरिया, ये एरिया जो है ये बलूचिस्तान का एरिया है, ये सिंध का एरिया है। इस मैप में आपको दिखाइएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इधर ईरान है, ये पूरा अफगानिस्तान है, ये सब दिमाग में रखिएगा। इतना अगर मैप बना सके तो हम लोग स्कोर उठाने की स्थिति में होंगे। तो ट्रांस ऑक्सियाना के इन मंगोलों का अधिकार जो था वो कांधार पर था, बोलन दर्रा पर था, गजनी पर था और काबुल पर था। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र से या सेंट्रल एशिया से होने वाले आक्रमणों को तभी रोका जा सकता है जब इन क्षेत्रों पर, काबुल, गजनी, कांधार पर अधिकार हो। लेकिन ये अधिकार था मंगोलों का। मंगोलों ने भारत पर कई आक्रमण किए और उनके आक्रमणों के कारण लगभग एक शताब्दी तक दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तान परेशान रहे और मंगोलों से अपने राज्य की रक्षा के लिए इन लोगों ने विशिष्ट रणनीति का निर्माण किया। अगर हम लोग ये एक आउटलाइन समझाने के बाद अब हम लोग को देखना होगा कि दिल्ली सल्तनत में इन्होंने कब आक्रमण किया और उस दौरान जो सुल्तान थे, जो शासक थे, उनकी क्या रणनीति रही। ठीक है, इस बात को हम लोग समझने का काम करें। ठीक है, इसको हम बोर्ड पर अभिहरण देते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुलाम वंश या मामलुक वंश, इसी को बोलते हैं। इनके काल में क्या कुछ हुआ, फिर देखेंगे खिलजी के काल में क्या हुआ और फिर देखेंगे हम लोग तुगलक के काल में क्या हुआ। बाद में आप सब जानते हैं कि यही मंगोल जाति से बाबर की पत्नी जो थी वो संबंधित थी, मतलब बाबर की मां जो थी वो संबंधित थी। तो कहीं ना कहीं बाबर का वंश भी यहां से जुड़ जाएगा और साथ ही साथ मंगोल नेता तैमूरलंग के साथ भी इनका संबंध जुड़ेगा। तो खैर आगे चलेंगे तब हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग देखें कि अलग अलग टाइम में क्या कुछ हुआ है। तो हम सब जानते हैं कि मंगोल आक्रमण का जो पहला खतरा था वो 1221 में इल्तुतमिश के समय में उभरकर तब सामने आया जब चंगेज खां सिंध के तट तक पहुंच चुका था या तट पर आकर के अपना डेरा डाला। अब वो सिंध के तट पर क्यों आया, तो इसके पीछे कहानी ये है कि अपने साम्राज्यवादी नीति के तहत 1220 में उसने ख्वारिज्म को अपने कब्जे में कर लिया। वो ये वाला एरिया कहीं होगा। ठीक है, ख्वारिज्म को अपने कब्जे में कर लिया, जिसके बाद ख्वारिज्म का जब उसने समूल नाश किया तो वहां का शासक अलाउद्दीन मुहम्मद शाह भाग करके और कैस्पियन सागर की ओर चला गया। तो अंतिम शासक जो था ख्वारिज्म का शाह अलाउद्दीन मुहम्मद शाह, वो भाग के चला गया कैस्पियन सागर की ओर और उसका पुत्र और उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगबरनी चंगेज खां से अपना जान बचाने के लिए पंजाब की ओर आया और उसका पीछा करता हुआ चंगेज खां सिंध तक पहुंचा। जब जलालुद्दीन मंगबरनी पंजाब पहुंचा तब उसने दिल्ली सल्तनत के उस समय के सुल्तान इल्तुतमिश से मदद मांगी कि भाई आप मुझे चंगेज खां के खिलाफ मदद पहुंचाएं, मदद प्रदान करें। इल्तुतमिश राजनीतिक तौर पर कूटनीतिक था। वो जानता था कि सल्तनत जो है अभी अभी स्थापित हुआ है। ऐबक के टाइम में बहुत सुव्यवस्थित नहीं था। आप सब जानते होंगे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान इल्तुतमिश ही था या वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। तो जानता था कि अगर हम लोग चंगेज खां के खिलाफ जलालुद्दीन मंगबरनी को मदद करते हैं तो सीधा तौर पर चंगेज खां के
आक्रमण को निमंत्रण देते हैं। लिहाजा उसने टाल दिया जलालुद्दीन मंगबरनी को यह कहते हुए कि पंजाब और भारत की जलवायु आपके योग्य नहीं है, सो आप वापस लौट जाएं। ऐसा नहीं था कि जलालुद्दीन मंगबरनी इस बात को नहीं समझ रहा था, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। नाराज तो बहुत हुआ। कहा यह भी जाता है कि इल्तुतमिश ने जो जलालुद्दीन मंगबरनी का दूत था, जो सहायता मांगने आया था, उसको मरवा भी दिया था। ठीक है, खैर, तो जलालुद्दीन मंगबरनी अब बॉर्डर एरिया पर रहा और वहां सिंध के क्षेत्र में खोखर जो जाति थी उनके संपर्क में आया, उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किया और बॉर्डर एरिया पर ही वो अपना राजनीतिक जो क्रियाकलाप था वो करता रहा। इस क्रम में एक फायदा यह भी हुआ कि इल्तुतमिश का एक दुश्मन कुबाचा, जो उसी क्षेत्र से संबंधित था, जलालुद्दीन मंगबरनी ने कुबाचा की शक्तियों को कमजोर कर दिया, जिसका लाभ बाद में चल करके इल्तुतमिश को मिला। खैर, ये सब बातें इस पर लिखना नहीं है, जानकारी के लिए हम आपको बता रहे हैं। तो मंगबरनी को उसने मना कर दिया। जब मंगबरनी को मना कर दिया गया तो अंततोगत्वा मंगबरनी 1224 में वापस इराक लौट गया। ठीक है, और इस बीच जब वो यहां था हिंदुस्तान में, तो चूंकि दिल्ली की सत्ता के द्वारा, दिल्ली के सल्तनत के द्वारा किसी प्रकार से उसको कोई मदद नहीं पहुंचाया गया था, लिहाजा चंगेज खां ने भी कोई दिल्ली की ओर बढ़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिस कारण कहा जाता है कि इल्तुतमिश की दूरदर्शिता, उसकी कूटनीतिक सोच के कारण दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण का खतरा टल गया। तो इसके बाद वो दिल्ली में प्रवेश नहीं किया और चंगेज खां अपने कुछ सैनिकों को जलालुद्दीन मंगबरनी पर नजर रखने के लिए छोड़ दिया और खुद वापस लौट गया। बाद में 1224 में मंगबरनी भी हिंदुस्तान से बाहर चला गया, इराक चला गया, जिसके बाद चंगेज खां के बाकी सैनिक भी चले गए और ये प्रक्रिया इल्तुतमिश के समय में जो पहली बार मंगोल आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ था सो टल गया। बाद में लंबे समय तक, लगभग 20 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का कोई खतरा नहीं रहा। ठीक है, अगर हम लोग इल्तुतमिश के बाद बात करें तो जो महत्वपूर्ण शासक या शासिका हैं वो रजिया सुल्तान है। बीच में हालांकि रुकनुद्दीन फिरोज भी आया, लेकिन उसका कोई रोल है नहीं। ठीक है, थोड़े समय के लिए था। अगर हम लोग रजिया की बात करें तो रजिया ने मध्य एशिया की राजनीति में अपने पिता के कूटनीतिक नीतियों को ही आगे बढ़ाया और किसी प्रकार से कोई दिलचस्पी शो नहीं किया। वहां जो कुछ भी हो रहा था वहां रजिया ने किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया, लिहाजा उसके काल में मंगोलों का किसी प्रकार का कोई खतरा, कोई भय उत्पन्न नहीं हुआ। बाद में रजिया के बाद जो दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश का या मामलुक वंश का शासक बना, जो सुल्तान बना, वो था बहराम शाह। बहराम शाह के समय में 1241 में, लगभग 20 वर्षों के बाद 1241 में ताइर के नेतृत्व, ताइर, फिर से नाम हम यहां लिख दे रहे हैं, ताइर के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत के ऊपर या दिल्ली सल्तनत की सीमाओं पर आक्रमण किया और वो लाहौर तक पहुंचा और लाहौर को उसने खूब लूटा और साथ ही साथ लाहौर के मुसलमानों की हत्या भी उसने की। तो इल्तुतमिश के बाद अगला जो आक्रमण हुआ वो 1241 में बहराम शाह के समय ताइर के नेतृत्व में लाहौर को लूटा गया और वहां के मुसलमानों को हत्या की गई, मारा गया और फिर वो वापस लौट गया। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह के काल में 1245 में एक बार फिर मंगोल जो थे वो मंगू खां के नेतृत्व में आए। बहराम शाह के बाद अगला शासक जिसके समय में मंगोल भारत आए वो था अलाउद्दीन मसूद शाह। 1245 में मंगोल नेता मंगू खां आया और मंगू खां ने मुल्तान और सिंध पर अधिकार भी कर लिया, मतलब कि बॉर्डर वाला एरिया जो था, मुल्तान यहां करीब पड़ेगा, ठीक है, सिंध यहां हम ऑलरेडी दिखा रखे हैं। तो इस एरिया पर मंगू खां ने अपना अधिकार जमाया, मतलब बॉर्डर एरिया को उसने अपने नियंत्रण में रखने का काम किया। इसके बाद फिर जो गुलाम वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद जब सत्ता पर था और नासिरुद्दीन महमूद का नायब, मतलब कि एक तरह से सल्तनत का सर्वे सर्वा, तो नासिरुद्दीन महमूद के समय में फिर से एक बार मंगोलों का आक्रमण हुआ और इस समय
नासिरुद्दीन महमूद का नायब था बलबन। ये आक्रमण हुआ था 1259 में और ये आक्रमण किया गया था हलाकू के द्वारा। ये आक्रमण जो 1259 में हुआ हलाकू के नेतृत्व में हुआ। नासिरुद्दीन महमूद इस समय सुल्तान है और बलबन उसका नायक है। हलाकू के साथ बलबन ने एक समझौता किया और समझौता के पश्चात शांति व्यवस्था कायम की गई। हलाकू के राजदूत को दिल्ली में बलबन ने बुलवा करके सम्मानित भी किया और बॉर्डर एरिया को दुरुस्त करने के लिए, नॉर्थ वेस्ट सीमा को दुरुस्त करने के लिए उसने कई सारे उपाय किए। तो बलबन ने हलाकू से समझौता करके और शांति कायम किया, जिसके कारण कुछ समय तक मंगोलों का दिल्ली सल्तनत में किसी प्रकार का कोई गतिविधि नहीं हुआ, किसी प्रकार से उन लोगों ने कोई खतरा उत्पन्न नहीं किया। तो यहां तक हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद एक मेन शासक आ रहा है जिसके साथ मंगोल नीति स्पष्ट तौर पे जुड़ा हुआ है। बलबन यहां तक तो नायब के पद पर था और नायब के पद पर रहते हुए उसने काम भी किया, हलाकू से समझौता किया, बॉर्डर एरिया को दुरुस्त करने का काम भी किया, उसके राजदूत को सम्मानित भी किया। लेकिन बलबन 1266 में स्वयं सत्ता पर बैठता है। सत्ता पर बैठता है मतलब अब सुल्तान बनता है और सुल्तान बनने के बाद उसने पश्चिमोत्तर प्रदेशों की या अपने राज्य के सीमाओं के जो बॉर्डर एरिया थे उसके सुरक्षा पर भरपूर ध्यान दिया और बॉर्डर एरिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसने अपने दो प्रमुख सेनापतियों शेर खां और कुतलुग खां को दिया। हम यहां बोर्ड पे नाम लिख दे रहे हैं, शेर खां और कुतलुग खां। बॉर्डर एरिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसने अपने इन सेनापतियों को सौंपा। शेर खां, ये शेर खां उसका भतीजा भी है, ये भी जान के रखिए, ठीक है। और साथ ही साथ कुतलुग खां, इन दोनों को इसने जिम्मेदारी दी और बॉर्डर एरिया पर उसने भटिंडा, दीपालपुर और लाहौर, भटिंडा, दीपालपुर और लाहौर, इन तीनों को मिला करके एक सैनिक प्रांत का निर्माण कर दिया। किसको मिला करके? भटिंडा, दीपालपुर, लाहौर, एक सैनिक प्रांत का निर्माण किया और शेर खां और कुतलुग खां को यह जिम्मेदारी उसने सौंप दी कि अब आपको इन क्षेत्रों का रक्षा करना है। तो मुख्य रूप से यह जिम्मेदारी शेर खां को दी गई थी। बाद में शेर खां ने यहां पर खूब बेहतरीन काम किया, बॉर्डर एरिया को उसने दुरुस्त कर दिया और मंगोलों से बॉर्डर की सुरक्षा भी की। लेकिन 1270 में, 1270 में शेर खां की मृत्यु हो जाती है। यहां पर एक बात और कि शेर खां को मरवाने में बलबन का बड़ा हाथ था। बलबन ने ही उसको जहर दे करके मरवा दिया था। दरअसल शेर खां का ताकत, उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि बलबन को अब उसकी लोकप्रियता से, उसकी प्रसिद्धि से कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न हो रहा था और ऐसे ही स्थिति में उसने शेर खां को मरवाने का काम किया जहर दे करके। खैर, तो वो शेर खां जिसका भतीजा था, जिसने कि बॉर्डर एरिया की जिम्मेदारी संभाली थी, 1270 में जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद मंगोलों ने एक बार फिर से उत्पाद मचाना शुरू कर दिया। शेर खां के बाद उस बॉर्डर एरिया का सुरक्षा का भार बलबन ने अपने दो पुत्रों शाहजादा मुहम्मद और बुगरा खां को सौंपा। शेर खां के बाद मंगोलों ने फिर से सीमावर्ती क्षेत्रों पर उत्पाद मचाना शुरू किया, लूटमार और हत्याएं करनी शुरू की। तब बलबन ने यह काम अपने पुत्रों को सौंपा, शाहजादा मुहम्मद को और बुगरा खां को। साथ ही साथ बॉर्डर एरिया की रक्षा के लिए उसने जो दुर्गों का एक श्रृंखला बना रखा था, जिसमें हम आपको बताए थे कि भटिंडा, दीपालपुर, लाहौर, इन सबको मिला करके एक सैनिक प्रांत का निर्माण किया था। बॉर्डर एरिया पर कई सारे दुर्ग का निर्माण किया और उनकी सुरक्षा के लिए उसने अनुभवी पठान सैनिकों की नियुक्ति कर दी। ये पठान सैनिक बॉर्डर की सुरक्षा करते थे और बलबन ने
इन सीमावर्ती क्षेत्रों की रक्षा के लिए एक अलग से सेना खड़ा किया, जिसकी संख्या 17-18 हजार हुआ करती थी, और वो सेना हमेशा तैयार और तत्पर रहती थी मंगोलों के आक्रमण का सामना करने के लिए। तो स्पेशल फोर्स भी उसने तैयार करने का काम किया। साथ ही साथ सल्तनत की जो सेना थी, उस सेना का भी इस्तेमाल मंगोल आक्रमण के समय में किया जाता था। तो स्पेशल तो फोर्स तैयार किया ही 17-18 हजार का, लेकिन जो सल्तनत की बाकी सेना थी वो भी इसके लिए हमेशा तैयार रहती थी। बलबन के समय ऐसा नहीं था कि मंगोलों का खतरा नहीं बढ़ा था, लेकिन जिस तरीके से बलबन ने मंगोलों को रोकने का सुरक्षा उपाय किया था, उसके कारण से मंगोल बॉर्डर एरिया से आगे कभी नहीं बढ़ पाए। लेकिन फिर बड़ा घटना होता है 1285 में, और 1285 में मंगोलों का एक बड़ा आक्रमण तैमूर खां, तैमूर लंग नहीं है ये, ठीक है, तैमूर खां के नेतृत्व में होता है। और तैमूर खां ने लाहौर और दीपालपुर पर हमला किया, और जैसा कि मंगोलों का उद्देश्य ही था लूट मार करना, तो लूट मार करके और इन्होंने लाहौर और दीपालपुर पर हमला किया। इस हमले में, तैमूर खां के हमले में, बलबन का पुत्र शाहजादा मुहम्मद मारा गया। शाहजादा मुहम्मद मारा गया। निश्चित तौर पे बलबन को इससे बड़ा झटका लगा होगा, सुरक्षा व्यवस्था को भी झटका लगा होगा, परिस्थितियां भी विपरीत रही होंगी या विपरीत हो गई होंगी, लेकिन बलबन ने जिस तरीके से अपने सीमा क्षेत्रों को सुरक्षा प्रदान किया था, जिस तरीके से उसके रक्षा का प्रबंधन किया था, उसके कारण से मंगोल शाहजादा मुहम्मद के मृत्यु के बावजूद, जो कि मारा गया था, आगे नहीं बढ़ पाए। बलबन के बाद भी 1287 में बलबन की मृत्यु हो जाती है अपने पुत्र के शोक में, शाहजादा मुहम्मद के मरने के बाद। बलबन के बाद कैकुबाद सत्ता संभालता है, और कैकुबाद के समय में भी 2 बार आक्रमण किया गया मंगोलों के द्वारा। पहले आक्रमण में तो उनको बहुत सफलता नहीं मिली, लेकिन दूसरे आक्रमण में, जो कि कैकुबाद के समय में हुआ, मंगोलों ने मुल्तान और लाहौर तक के क्षेत्र को रौंद करके रख दिया। लाहौर और मुल्तान के क्षेत्र को रौंद करके रख दिया, लेकिन फिर भी वो उससे आगे नहीं बढ़ पाए, दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए। मतलब कुल मिलाकर के हम लोग ये देखते हैं कि गुलाम वंश के अंत तक, कैकुबाद के बाद आगे अब गुलाम वंश में कोई ऐसा शासक नहीं है जिसको फिलहाल अभी हम जिक्र करें, जहां जरूरत होगी हम करेंगे। तो कैकुबाद के बाद गुलाम वंश में कोई आक्रमण नहीं हुआ, और गुलाम वंश के काल तक हम लोग ये भी पाते हैं कि मंगोलों ने दिल्ली तक पहुंचने की बात भी नहीं सोची। ठीक है, अब गुलाम वंश तक नहीं पहुंचे, लेकिन अब आगे उनका सोच बदलेगा। अब काल आ रहा है खिलजी का। ठीक है, मतलब कि 13वीं सदी का उत्तरार्ध या एकदम बिल्कुल अंतिम समय में 1290 में जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक बनता है। अब जब खिलजियों का शासन हुआ तो अब मंगोलों का सोच और बाकी चीजें भी बदल रही हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा, मतलब कि गुलाम वंश के काल तक देखा शुरुआती दौर से, कि सिर्फ और सिर्फ लूट मार करना, धन लूट करके जाना, ये मंगोलों का उद्देश्य होता था। या मंगोल अधिक से अधिक मुल्तान, सिंध और पंजाब के क्षेत्र पर अपना अधिकार करना चाहते थे। फिर से दोहरा दें कि खिलजियों से पहले तक मंगोलों का मुख्य उद्देश्य बॉर्डर एरिया पर हमला करके लूट मार करना था, धन लूटना था, लौट जाना था। उससे ज्यादा कुछ सोचा उन लोगों ने उस दौर में तो मुल्तान पर, सिंध पर, पंजाब पर कब्जा करने का सोचा, उससे आगे बढ़ने का नहीं सोचा। लेकिन अब मंगोल भी तुर्कों की तरह भारत में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे। तो 13वीं शताब्दी के अंत में भारत जीतने का ख्वाब मंगोलों ने देखना शुरू किया, और जब ये सपना वो देख रहे हैं, उस समय जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है। तो इसके समय में, जलालुद्दीन खिलजी के समय में
1292 में 1292 में हलाकू का पौत्र ग्रैंडसन अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों का आक्रमण होता है। बड़ा फौज लेकर के अब्दुल्ला आक्रमण करता है। इस आक्रमण का सामना करने के लिए सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी खुद जाते हैं, जिसके बाद मंगोलों को पीछे लौटने के लिए बाध्य होना पड़ता है। बाद में मंगोलों के साथ जलालुद्दीन खिलजी का शांति समझौता हो जाता है, संधि हो जाती है, और संधि के पश्चात चंगेज खां के एक वंशज उल्गू और अन्य मंगोलों को क्षमा किया जाता है। इन लोगों ने दिल्ली में ही रहने की अनुमति मांगी, जिसको कि अनुमति भी दिया गया। इन लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल लिया और दिल्ली के पास सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के अनुमति के बाद मुगलपुरा में ये लोग रहने लगे। तो मुगलपुरा में ये बस गए और ये लोग नवीन मुसलमान कहलाए। ठीक है, तो ये जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में घटना हुआ। अब आगे बढ़ते हम लोग। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी शासक बनता है और सल्तनत काल में सबसे जो खतरनाक मंगोल आक्रमण होता है वो इसी के काल में होता है। 1297 से लेकर के 1306 के बीच लगभग 10 वर्षों में 6 खतरनाक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में किया जाता है। ये जो 6 मंगोल आक्रमण हुए 1297 से लेकर के 1306 के बीच में, मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी के शासन के प्रथम 10 वर्षों में 6 मंगोल आक्रमण हुए। इन मंगोल आक्रमणों को नेतृत्व प्रदान करने वाले जो मंगोल थे उनका नाम था, हम याद रखने के लिए इस तरीके से कहते हैं, काशाकू ताई। काशे कादर मतलब कादर के नेतृत्व में, फिर साल्दी के नेतृत्व में, इसके बाद कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में, ये नाम आप कोट कर दीजिएगा, तारगी के नेतृत्व में, इनके साथ कुछ और लोग थे लेकिन मुख्य नेता यही हैं। इसके बाद अली बेग और छठा इकबाल मंदा। ये 6 आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में अलग अलग मंगोल नेतृत्वकर्ता के अधीन किया गया, जिसमें से ये जो तीसरा आक्रमण है जो कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में किया गया, ये सबसे खतरनाक था, सबसे आक्रामक आक्रमण था। इस आक्रमण के संदर्भ में कहा जाता है कि कुतलुग ख्वाजा पहले पंजाब में पहुंचा, पंजाब को लूट मार किया, जीता और फिर दिल्ली की ओर बढ़ा। उसकी सेना को, मतलब कुतलुग ख्वाजा की सेना को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रमुख सेनापति जफर खां ये सामने आता है और उसने कुतलुग ख्वाजा को पराजित भी किया, मंगोलों को लौटने के लिए बाध्य किया। लेकिन इसी आक्रमण के दौरान या कुतलुग ख्वाजा से सामना करते हुए ही जफर खां की मृत्यु भी हो गई। यहां पर जफर खां के विषय में एक बात कहें कि जफर खां इतना ताकतवर था और मंगोलों में जफर खां का इतना खौफ था कि मंगोलों के जब घोड़े पानी नहीं पीते थे तो मंगोल कहते थे कि लगता है घोड़े ने जफर खां को देख लिया है। मतलब जफर खां के खौफ से घोड़ों के हलक से पानी तक नहीं उतरता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के लिए यह था कि जफर खां यहां पर मारा जाता है। तो सबसे खतरनाक आक्रमण को इसने झेला और सफलतापूर्वक इस पर नियंत्रण भी स्थापित किया। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये जो बार बार आक्रमण हो रहा है, इस आक्रमण से अलाउद्दीन बिल्कुल क्रोधित हो चुका था और उसने
जो मंगोल थे उनका कत्लेआम शुरू करवा दिया, उनको हाथियों से रौंदवा दिया गया। कहा जाता है कि उनके खून और उनकी हड्डियों को उसने अपनी नई राजधानी जो सीरी में बसाया जा रहा था वहां इस्तेमाल किया। जो अब्दुल्ला के नेतृत्व में जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में मंगोलों ने इस्लाम कबूल करके और दिल्ली के मुगलपुरा में रहना शुरू किया था, उन सबको उसने मरवा दिया, उनके स्त्री और बच्चों को भी उसने मरवा देने का काम किया। कुल मिलाकर के अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी निर्दयता के साथ, पूरी क्रूरता के साथ मंगोलों का दमन कर दिया। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के इस क्रूर दमन के कारण मानसिक तौर पे वो इतने परेशान हो गए कि उनको भारत आना अब एक बुरा सपना से अधिक मंगोलों के लिए कुछ नहीं लग रहा था। खैर, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे आक्रामक जो मंगोल आक्रमण था, सबसे खतरनाक जो मंगोल आक्रमण था, उसको रोकने का काम किया। रही बात अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के ऊपर नियंत्रण के लिए क्या कुछ किया, तो यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हीं नीतियों को एडॉप्ट किया जो बलबन ने किया था। मतलब कि अपने बॉर्डर एरिया को उसने अपने विश्वस्त और बहादुर सैनिकों के हवाले किया। ठीक है, बॉर्डर एरिया पर कई सारे दुर्ग बनवाए और जो पुराने दुर्ग थे उसका पुनर्निर्माण किया। उन दुर्गों में अपने सैनिकों के रसद, खाना पीना, उनका अस्त्र शस्त्र का पूरा व्यवस्था किया, उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी और महत्वपूर्ण अधिकारियों के जिम्मे में यह काम छोड़ा। साथ ही साथ उसने एक विशाल सेना का निर्माण भी किया था मंगोल आक्रमण के लिए। ठीक है, 4.75 लाख ये घुड़सवार सैनिक थे। ये अलाउद्दीन खिलजी का जो मध्यकाल में हम टॉपिक पढ़ाए थे वहां बताए भी थे, जो कि इतिहासकार फरिश्ता बताते हैं। तो एक विशाल सेना का गठन किया और मंगोलों के सबसे खतरनाक आक्रमण का सामना करते हुए उसका समाधान किया और इतना खौफ पैदा कर दिया कि फिर लंबे समय तक मंगोल आक्रमण करने की स्थिति में नहीं रहे। ठीक है, तो बलबन का याद रखिए, फिर अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य रूप से बीच में अगर थोड़ा बहुत भूल भी जाते हैं तो इल्तुतमिश के बाद बलबन, बीच वाला पार्ट को आप निकाल करके ऐसे भी जा सकते हैं आगे कि बीच में भी कई आक्रमण हुए। बॉर्डर एरिया पर इन लोगों ने आक्रमण किया लेकिन दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए। बलबन का जो सुरक्षा से संबंधित कार्य है उसको बताइए, उनके पुत्रों का नाम लीजिए, शेर खां का नाम लिखिए, कुतलू खां का नाम लिखिए। फिर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ये जो बताए कादर, साल्दी, कुतलू ख्वाजा, तारगी, अली बेग और इकबाल मंदा, इनका नाम कोट कीजिए। कुतलू ख्वाजा के नेतृत्व में सबसे खतरनाक हुआ ये भी बताइए। जफर खां मारा गया ये भी बताइए। और सुरक्षा के संदर्भ में, मंगोल नीति के संदर्भ में बलबन की नीतियों का अनुसरण किया, बॉर्डर एरिया को दुरुस्त किया, दुर्गों का निर्माण करवाया, पुराने दुर्गों को मरम्मत करवाया, विश्वसनीय और बहादुर सैनिकों के हवाले बॉर्डर को किया और उनके लिए पूरी व्यवस्था की और 4,75,000 का एक विशाल सेना बना करके मंगोलों का क्रूरतापूर्वक उसने दमन किया। यहां तक बताइए। इसके बाद लंबे समय तक फिर से शांति रहता है, मंगोलों का आक्रमण नहीं होता है और इसके बाद काल आता है तुगलकों का। खिलजी के बाद तुगलकों का। तुगलकों के संदर्भ में दो बातें ही जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआती दौर के तुगलक शासकों ने, तो गाजी मलिक, इसने मंगोलों पर नियंत्रण रखने का काम किया। ठीक है, मंगोलों पर नियंत्रण रखने का काम किया, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक तो नियंत्रण रख पाया, लेकिन एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, आप सब जानते हैं कि मंगोल आक्रमण के भय से एक कारण यह भी है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट करने का काम किया था। तो मंगोलों के आक्रमण का भय इसके समय में भी हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही 1327 में मंगोल नेता तरमाशिरी आक्रमण भी करता है, लेकिन बाद में मोहम्मद बिन तुगलक उसको भारी रकम, उपहार और भेंट के तौर पर दे करके उसको वापस लौटा देता है। तो यहां पर भी आक्रमण हुआ। इसके बाद मध्य एशिया में जो मंगोल थे उनकी परिस्थितियां बदलती हैं। 14वीं शताब्दी में मध्य एशिया के जो मंगोल थे उन लोगों ने इस्लाम को कबूल लिया। मतलब अब मंगोलों ने 14वीं शताब्दी के लेटर हाफ में, उत्तरार्ध में
इस्लाम कबूल लिया। और इस दौर में मंगोलों का जो नेता है वो है तिमूर। तिमूर मतलब कि तैमूर लंगबाद का, ठीक है, तिमूर। तिमूर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और अपने विशाल साम्राज्य का राजधानी उसने समरकंद को बनाया। उसके बाद 1398 में, उसको साफ कर दें, यहां तक याद रखिएगा, 1398 में तिमूर मतलब तैमूर लंग, इसने दिल्ली पर आक्रमण किया। इस समय दिल्ली का सुल्तान था नासिरुद्दीन महमूद। और तिमूर ने या तैमूर लंग ने अपने भारतीय आक्रमण का खुद ही दो उद्देश्य बताया था। एक तो कि काफिरों का नाश करना है और दूसरा भारत से धन लूटना है। तो काफिरों का उन्मूलन और धन की प्राप्ति, इन दो उद्देश्यों को लेकर के 1398 में सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के समय में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। और तैमूर लंग के आक्रमण से दिल्ली का जितना नुकसान हुआ उतना नुकसान अभी तक हुए भारत के इतिहास में किसी भी आक्रमण से नहीं हुआ था। दिल्ली को लूट करके उजाड़ कर दिया गया, लाखों की संख्या में लोग मार दिए गए। नतीजा यह हुआ कि दिल्ली सल्तनत जो पहले से ही पतन की ओर अग्रसर था, तैमूर लंग के इस आक्रमण ने दिल्ली की प्रतिष्ठा को खत्म कर दिया और दिल्ली का पतन का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब दिल्ली का तेजी से पतन शुरू हो गया। तो ये महत्वपूर्ण आक्रमण है मंगोलों का। और इस दौर में अलग अलग सुल्तानों की अलग अलग नीतियां रही। जैसे इल्तुतमिश ने कूटनीतिक मतलब डिप्लोमेटिक पॉलिसी को अपनाया, रजिया ने भी कमोबेश उसी नीति को अपनाया, बलबन ने कभी सुरक्षात्मक तो कभी आक्रामक काम किए, ठीक है। इस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने जो नीति अपनाई मैंने आपको बताया, बॉर्डर एरिया के साथ उनका दमन, ये सारा नीति उनका रहा। अब सवाल ये उठता है कि मंगोल आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा। तो मंगोलों ने भारत पर, दिल्ली सल्तनत पर लगातार दबाव बनाए रखा। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को एक विशिष्ट रणनीति तैयार करने के लिए बाध्य किया। और मंगोल आक्रमण का जो एक महत्वपूर्ण परिणाम हुआ वो ये था कि भारत का जो राजनीतिक सीमा था वो सीमा हिंदू कुश से घटकर, मतलब पीछे आकर के, और ये रावी और ब्यास नदी के तट तक सिमट के रह जाता है। मतलब कि हिंदू कुश वाला, आप याद किए चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हिंदू कुश तक फैला हुआ था। लेकिन मंगोलों के आक्रमण के कारण हमारा जो रणनीतिक सीमा था नॉर्थ वेस्ट में हिंदू कुश, वहां से नीचे ब्यास नदी के पास आ जाता है, रावी नदी के पास आ जाता है। सिंधु या सिंध का अधिकांश प्रदेश जो था वो मंगोलों के नियंत्रण में था, ठीक है। तो भारत की भौगोलिक सीमा, राजनीतिक सीमा नीचे आती है और घट जाती है। मंगोलों के आक्रमण के कारण दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को अपनी आंतरिक और बाह्य नीति में परिवर्तन करना पड़ा। अपने आंतरिक और बाह्य नीति में परिवर्तन करना पड़ा। इन लोगों ने मंगोलों के भय से राजधानी को छोड़ना उचित नहीं समझा कई शासकों ने, खास करके बलबन जो ताकतवर शासक था लेकिन मंगोलों के भय के कारण साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सका, ठीक है। मंगोलों के कारण इनकी आंतरिक जो नीति थी वो हैम्पर हुई और मालवा और गुजरात के जो शासक थे, जो राजपूत शासक थे, वो लोग हमेशा सल्तनत को, सुल्तानों को चुनौती देते रहे। दोआब में लगातार विद्रोह होता रहा लेकिन उन विद्रोहों को पूरी तरीके से मंगोलों के भय के कारण जो सल्तनत के सुल्तान थे वो कुचलने में असमर्थ रहे और बाह्य में साम्राज्य विस्तार करके भारत के अन्य क्षेत्रों तक बढ़ने का मतलब काम अधिकांश सुल्तानों ने नहीं किया, जिसमें कि बलबन का नाम भी मैंने अभी आपको बताने का काम किया। मंगोलों के आक्रमण के कारण सुल्तानों का अपने सामंतों पर निर्भरता बढ़ गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो भी सुल्तान थे
वो अपने सैन्य शक्ति के लिए अपने सामंतों की सेना पर निर्भर होते थे और उनकी सेना सामंतों के प्रति निष्ठावान होती थी। सामंतों के खिलाफ सुल्तान बोलने की स्थिति में नहीं होते थे, क्योंकि मंगोल आक्रमण के समय में सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति सामंतों के माध्यम से ही होती थी। तो सामंत के खिलाफ ये किसी प्रकार का कोई कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं थे। इसका परिणाम ये हुआ कि सल्तनत काल की जो केंद्रीय सत्ता थी वो कमजोर हुई। इसके अलावा जो बड़े सुल्तान थे जैसे कि इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इन लोगों को एक विशाल सेना रखना पड़ा उस निर्भरता को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए, और विशाल सेना के ऊपर इन लोगों को भारी रकम खर्च करनी पड़ी। ठीक है, तो ये इनकी नीतियां प्रभावित हो रही हैं। इसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि बॉर्डर एरिया पर जैसे कि शेर खां, कुतलुक खां, अलाउद्दीन खिलजी के समय में नाम अभी ठीक से हमको याद नहीं आ रहा है, कुछ महत्वपूर्ण कमांडर रखे गए। ये कमांडर को शक्ति देने के लिए सुल्तानों को बाध्य होना पड़ा। कमांडर को, जो कि बॉर्डर एरिया का सुरक्षा देख रहे थे, इन कमांडरों को अधिकार देना सुल्तानों की मजबूरी थी। और हम लोग ये पाते हैं कि यही कमांडर बाद के काल में सल्तनत में तख्ता पलट का भी काम करते हैं। जैसे कि जलालुद्दीन खिलजी ने कम्यूर्स की हत्या कर दी, और कम्यूर्स जो कि दास वंश का अंतिम, गुलाम वंश का अंतिम शासक था, कम्यूर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने दास वंश का अंत किया, बलबनी वंश का अंत किया और फिर खिलजी वंश की स्थापना की। इसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने 1205 में गाजी मलिक मतलब कि गयासुद्दीन तुगलक को पंजाब का प्रांताध्यक्ष बनाया था। गाजी मलिक ने भी बाद में खुसरो खां, जो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक है, उसको मारा और सत्ता परिवर्तन कर दिया और तुगलक वंश की नींव डाली। मंगोलों के भय के कारण इनकी प्रशासनिक नीति भी हैम्पर होती है, क्योंकि सुल्तान बाध्य थे अपने अधिकारियों को, अपने सैनिकों को अधिकार देने के लिए, या उनका अधिकार बहुत बढ़ गया था क्योंकि उनकी निर्भरता बढ़ी हुई थी। नतीजा ये हुआ कि एक और सामंतों के, प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकार बढ़ रहे थे, कमांडरों का अधिकार बढ़ रहा था। दूसरी ओर सुल्तान जो थे वो बॉर्डर और मंगोलों से राज्य की रक्षा में व्यस्त थे। ये गलत नहीं था, मजबूरी थी उनकी, लेकिन इसके कारण से ये हुआ कि जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो अच्छे ढंग से काम नहीं करते थे। विधि व्यवस्था को संभालने में ही सल्तनत की पूरी ऊर्जा जाती रही, और जो लोक कल्याणकारी कार्य हो सकते थे वो सेकेंडरी हो गया। तो प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत ज्यादा सुव्यवस्थित नहीं किया जा सका। इसके अलावा इनका जो विदेशी व्यापार था, इनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो भी कमजोर रही। अर्थव्यवस्था कमजोर होने का एक उदाहरण तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में आप देख लीजिए कि जो व्यापारी थे, जो किसान थे, उनको नुकसान हुआ। अलाउद्दीन खिलजी को अपनी सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करना था, और जिस तरीके से उसने मूल्य नीति निर्धारित की उसके कारण से मंगोलों के कारण इनका बाहरी दुनिया से जो परंपरागत व्यापार का मार्ग था वो सब टूट गया, खत्म हो गया। नतीजा इनका विदेशी व्यापार भी हैम्पर हुआ। तो कुल मिलाकर के मंगोलों के आक्रमण के कारण दिल्ली सल्तनत अत्यंत ही प्रभावित हुई, और इसके नकारात्मक प्रभाव कहीं ज्यादा हुए। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मंगोल आक्रमण का, बस 5 मिनट और पेशेंसली सुनिए, ठीक है, आपके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट और। तो हमें बता रहे थे कि ऐसा नहीं था कि मंगोल आक्रमण का सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक प्रभाव ही था, कुछ इसके सकारात्मक प्रभाव भी हुए। मैप पर वापस आते हैं। यहां पर मैंने ईरान दिखाया था आपको। मंगोलों ने भारत के मुसलमानों का या दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का, मुसलमानों का, ईरान और अफगानिस्तान के जो मुस्लिम प्रांत थे, मुस्लिम राष्ट्र थे, उससे उनका संपर्क खत्म कर दिया, क्योंकि ये इधर इधर जा ही नहीं सकते थे। बॉर्डर सील हो चुका है, उनके आक्रमण का खतरा है। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को अब अपनी सैन्य आवश्यकताओं के लिए या अन्य जरूरतों के लिए अपने इन मुस्लिम देशों से
कोई मदद नहीं मिल सकती थी। जब उनको वहां से कोई मदद नहीं मिल सकता था, वैसी स्थिति में ये लोग धीरे धीरे आत्मनिर्भर होने लगे। अब इधर आने जाने का इनका रास्ता बंद हो चुका था, लिहाजा धीरे धीरे मुस्लिम शासक भारत को अपनी मातृभूमि मानने के लिए बाध्य होने लगे। ठीक है, जिसके कारण से क्या हुआ, अपने देश के विकास की ओर ये लोग अग्रसर हुए, उधर बढ़ने का काम शुरू किया। ठीक है, इसके बाद मंगोलों के आक्रमण ने सुल्तानों का या मुस्लिम संस्कृति के केंद्रों को नष्ट किया था। तो अब उसके पुनर्निर्माण के कारण मुस्लिम शासकों में कला का प्रेम जगा और वे लोग कला प्रेमी होने लगे। ठीक है, तो ये भी एक फायदा होता हुआ नजर आता है कि एक और उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ती है कि खुद से ही ये काम करना है। अब उनको जो भी अपनी ज़रूरतें थी भारत के अंदर करना था, तो भारत को अपनी मातृभूमि के तौर पर देखने लगे। कला का विकास हुआ, क्योंकि जो कला और संस्कृति के जो स्मारक थे उसको ध्वस्त कर दिया था मंगोलों ने, तो उसके पुनर्निर्माण के क्रम में इस रूप में उनकी अभिरुचि हुई। इसके अलावा एक और फायदा ये हुआ कि अब भारत में गंगा जमुनी संस्कृति डेवलप होने लगा। इसके साथ साथ दिल्ली की प्रतिष्ठा बढ़ गई। इसलिए बढ़ गई क्योंकि दिल्ली ही एक जगह था मंगोल आक्रमण के दौर में जो सुरक्षित था, महफूज था। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को, कोई विद्वान हो, कोई लेखक हो, कोई कलाकार हो, कोई शिल्पकार हो, उसको अगर अपना कोई काम करना है, कोई प्रशंसा लेनी है, अपनी योग्यता सिद्ध करनी है, तो दिल्ली आना पड़ता था, क्योंकि यही जगह सुरक्षित था। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली धीरे धीरे डेवलप होता चला गया और इतना डेवलप हो गया कि विश्व के बड़े बड़े शहरों में ये शामिल हो गया। ठीक है, तो जो इम्पैक्ट बताए हैं, जो प्रभाव बताए हैं, इन्हीं प्रभावों को अगर क्वेश्चन नहीं पूछता है, सिर्फ क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि मंगोल आक्रमण और दिल्ली के सुल्तानों की नीति की जानकारी दें, ठीक है, तो आप जो तैमूर लंग का आक्रमण हुआ है वहां तक बताइएगा, 1398 वाले तक। उसके बाद कंक्लूजन लिखेगा। कंक्लूजन लिखने में ये जो इम्पैक्ट मैंने बताया, ठीक है, उसको बताइएगा, जिसमें आप बताइएगा कि मंगोलों के आक्रमण के कारण भारत की राजनीतिक सीमाएं घट गईं, बाह्य और आंतरिक नीति उनका प्रभावित हुआ। बलबन जैसा महत्वाकांक्षी शासक भी साम्राज्य विस्तार का काम नहीं कर सका। ठीक है, राजपूताना हमेशा इनके लिए परेशानी का कारण बना रहा। इनकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, बाह्य जगत से इनका संपर्क टूटा, लेकिन साथ ही साथ धीरे धीरे अन्य मुस्लिम राष्ट्रों से संपर्क खत्म होने के बाद यहाँ आत्मनिर्भरता भी बढ़ी। मुसलमानों ने या सुल्तानों ने धीरे धीरे भारत को ही अपना देश समझना शुरू किया, जिसके कारण से उनका भारतीयकरण हुआ। भारतीय सभ्यता संस्कृति को वो आत्मसात किए, अपना लिए, और भारत में गंगा जमुनी जो संस्कृति थी वो धीरे धीरे पनपने लगी। तो ये पूरा का पूरा मंगोल। लास्ट में एक लाइन इतना बोलेंगे कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हर वो डायमेंशन आपको बताया है, मैप आपको दिखाए हैं, अभी भी सामने है, इसको यूज कीजिएगा और फिर अपने आंसर को कंप्लीट कीजिएगा। ये क्वेश्चन अगर आता है तो भले ही आपने कोई 2 सेक्शन चूज कर रखा हो, झारखंड, मॉडर्न इंडिया या कोई और, ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो प्लीज लिखिएगा। ये आपको अन्य क्वेश्चन की तुलना में कहीं ज्यादा, आधा नंबर ही सही, लेकिन दे करके जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करने में किसी प्रकार का कोई गुरेज मत कीजिए, और साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुंचाइए। अगले वीडियो में हम मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। बहुत लोगों का मीडिएबल से डिमांड था, ठीक है, तो वो डिमांड आज हम एक टॉपिक के माध्यम से पूरा किए हैं। आगे आपको वीडियो मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं।